नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका सुप्रभात आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरओ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मुख्यतः जीव विज्ञान पर आधारित होगा। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि जीव विज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि जीव विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है जीव विज्ञान का वो है बायोस, बायोलॉजी दो शब्दों से बना है बायोस, और दूसरा वर्ड है लॉगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो इस्तेमाल किया था उन्हीं के ही कंटेम्परेरी या समकालिक टेविनस से वो जर्मन थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जंतु विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो जंतु विज्ञान के विषय में जो फादर हैं जंतु विज्ञान के, वो अरस्तु को माना जाता है। और अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का ही फादर माना जाता है। और उन्होंने इसकी बात का उल्लेख अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमलिया में किया। वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान के फादर थियोफ्रस्टस को माना जाता है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसके विषय में अधिकतर किताब प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटियम। आइए आगे देखते हैं कि किस प्रकार कौन सी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जिनसे उनके फादर या उनके जन्मों के विषय में पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं जीवात्मिकी, इंपॉर्टेंट है। पेलियोबॉटनी, इसके फादर जॉर्ज क्यूवियर को माना जाता है। दूसरा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान, जिसके फादर लिनायस को माना जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आनुवंशिकी, जिसके फादर हम ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। और कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसके फादर हम रॉबर्ट कोख को जानते हैं। वर्गिकी, इसके फादर लिनायस हैं। और ऑप्टिकी, जिसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी, इसके फादर मार्सिलो मैल्पीकी। सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं लुई पास्चर। और प्रतिरक्षा विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो अभी हाल में कोरोना का समय है, जो बन रहा है, क्या कहते हैं, वैक्सीन की बात हो रही है, तो इसमें एडवर्ड जेनर जो है प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के फादर हैं। और सबसे पहले जिन्होंने वैक्सीन बनाई वो भी एडवर्ड जेनर हैं। आधुनिक आनुवंशिकी या मॉडर्न, जिसको हम मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, उसके फादर टीएच मॉर्गन है। और उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन के विषय में जो बात कही है वो है ह्यूगो ड्यूस। इसके अतिरिक्त आप इसमें देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में भी कई बार पूछा गया है। इसके फादर पालबर्ग हैं, पालबर्ग लिखा हुआ है, कालबर्ग हैं। और विषाणु विज्ञान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अभी के हाल के समय में। तो विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी के फादर कौन है? वायरोलॉजी के फादर हैं स्टैग। लखनऊ में अगर आरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश की हो रही है तो भारतीय जीवात्मिकी के विषय में पूछा जाएगा। तो इसके जो फादर हैं वो बीरबल साहनी हैं। और जो पेलियोबॉटनी का जो ऑफिस है वो भी लखनऊ के जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास में है। और इकोलॉजी के जनक अर्नेस्ट हैकेल है। अब हम आते हैं कि कौन सी शाखाएं हैं और उनमें किस प्रकार उनके अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखाएं हैं और उसमें किस प्रकार चीज का अध्ययन किया जाता है। पहला है आकारिकी, उसमें जंतुओं की, जैसे नाम से ही पता लगता है कि उसमें जंतुओं की आकृति और रचना का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें हिस्टोलॉजी के बारे में बात किया जाता है, फिजियोलॉजी के बारे में बात किया जाता है। उद विकास, पूर्व में पाए जाने वाले जीवों को, विकास का मतलब होता है इवोल्यूशन की, अगर आज जीवन प्रोटोजोआ से मैमल तक पहुंच गया है या जीवन एक कोशिका से बहुकोशिकीय तक पहुंच गया है तो वह किस प्रकार हुआ, तो इसका अध्ययन हम उद विकास में करते हैं। इसको इंग्लिश में इवोल्यूशन कहा जाता है। और
और हेमेटोलॉजी में हेमेटो वर्ड बना है ब्लड से, रुधिर से संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एंजाइमोलॉजी में जो है उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है, मतलब एंजाइम्स का अध्ययन किया जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का या एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट आपको लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सुजनिकी, इसको कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स में जो अध्ययन होता है वो आनुवंशिकी के आधार पर भावी पीढ़ी में सुधार किया जाता है। अगर आज हमें लगता है कि हम कोई भी जो है मटर का प्लांट उगा रहे हैं या किसी भी प्रकार के प्लांट उगा रहे हैं, उसमें किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं या किसमें उसमें कौन से डिजायर कैरेक्टर को हम जोड़ सकते हैं, तो उसका अध्ययन हम यूजेनिक्स में करते हैं। अब आते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में मानव की आगामी पीढ़ी का किस प्रकार से हम अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं यूथेनिक्स में। आइए बात करते हैं मायोलॉजी में। मायोलॉजी में मसल्स का अध्ययन करते हैं या मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। क्रायोजेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम ताप का जो है जो भी शरीर पे जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम क्रायोजेनिक्स में करते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। सर्पों का अध्ययन अधिकतर किया गया है, तो सर्पों का अध्ययन हम सर्पेंटोलॉजी और ऑफियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी यहां लिखना भूल गए हैं, सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी या में सर्पों का अध्ययन करते हैं। मिर्मेकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसमें हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों और उनके प्रभावों का अध्ययन हम ऑर्नियोथेलियोलॉजी में करते हैं। एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जो कांग्रेस के संस्थापक हैं एरोब्रूम, वो क्या थे, तो वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञान में हम मानव एवं कपियों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञान को हम इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और राइनोलॉजी में हम नाक, कान व गले का अध्ययन करते हैं। तो ईएनटी डॉक्टर जिसमें आते हैं, जिसको राइनोलॉजिस्ट भी कहते हैं, या ईएनटी डॉक्टर ही राइनोलॉजिस्ट। एपीकल्चर में हम इंपॉर्टेंट है मधुमक्खी पालन के विषय में बात करते हैं। सेरीकल्चर में हम रेशम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। और पिसीकल्चर मछली पालन के बारे में पिसीकल्चर में बात करते हैं। पोल्ट्री के बारे में आपको पता ही होगा, मुर्गी और उनके बर्ताव का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में एंथो वर्ड जो है पुष्प से बना है, पुष्प का जो मेल ऑर्गन होता है उसको एंथर कहा जाता है, तो उसके विषय में जो हम अध्ययन करते हैं वो एंथोलॉजी में करते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं कि पोमोलॉजी क्या होता है, तो पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको याद कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इक्यूलॉजी। इक्यूलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर में जो हम अध्ययन करते हैं वो काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन, जो पेड़ हमको जो है लकड़ियां देते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं सिल्वीकल्चर में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एपिडेमियोलॉजी में हम महामारियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजी में हम महामारियों के उपचार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक का टाइम है, तो एपिडेमियोलॉजी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सके। तो एपिडेमियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, महामारियों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल, फूल, साग सब्जी, बाग, पुष्प में कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन को हम बढ़ाएं, उसका हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कि और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपको वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, मगर आप कुछ देख लीजिए कि जिसको मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन होता है। जैसे कोड भाषा को हम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी में हम गूढ़ लेखन का अध्ययन करते हैं। जेनिकोलॉजी में जीवों की जातियों के और विभेदों का अध्ययन हम करते हैं। बाकी आप इनको एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
जियोडेसी, जियोडेसी में जो इंपॉर्टेंट है, जियोडेसी में गणित का अध्ययन होता है। और हेलियोथेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सूर्य के प्रकाश से जो चिकित्सा होती है वो हेलियो वर्ड ही जो है सूर्य के प्रकाश से है, तो सूर्य के प्रकाश से जो चिकित्सा होती है वो हेलियोथेरेपी में देखते हैं। हिप्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन होता है, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी में है। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन भी एक बार पूछा जा चुका है। न्यूमिस्मैटिक्स में हम प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करते हैं। थैंटोलॉजी में हम स्वप्न का अध्ययन करते, मृत्यु का अध्ययन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑनिरोलॉजी में हम स्वप्न का अध्ययन करते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। फार्कोलॉजी में हम औषधीय पौधों का अध्ययन करते हैं और इथोलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इतने अगर आप जंतु विज्ञान के शाखाएं आपने अगर याद कर ली हैं और जो है इनके विषय में पढ़ लिया और इनके फादर है, तो आपको, आप विश्वास मानिए, आपसे कोई भी प्रश्न इसमें से फंसेंगे नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का फादर हमें पता है कि लिनायस है, तो उन्होंने सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण का श्रेय जो है लिनायस जी को जाता है। तीन पद्धति का प्रतिपादन लिनायस जी ने किया था। उन्होंने अपनी 1758 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा। किंगडम प्रोटिस्टा को, ये इंपॉर्टेंट है, 5 भागों में बांटा। राइजोपोडा, इसका उदाहरण अमीबा है। राइजोपोडा, पोडा वर्ड का मतलब होता है पाद या पैर। राइजो का मतलब होता है जो रोम की तरीके से पैर होते हैं, या इनमें सूडोपोडिया पाया जाता है, आपको पता होगा, सूडोपोडिया पाया जाता है। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना के विषय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि यूग्लिना पादप और जीवों के बीच में कड़ी है, जंतुओं और पादप के बीच की कड़ी को यूग्लिना है। प्लाज्मोडियम, इसका उदाहरण मलेरिया है, जिससे मलेरिया कॉज होता है। और सीलिएटा, जिसका उदाहरण पैरामीशियम है। और एल्गी, जिसका उदाहरण डायटम है। तो अभी हमने देखा कि जीवधारियों का जो वर्गीकरण है जिसको लिनायस जी ने किया था 5 भागों में प्रोटिस्टा को, उसमें उन्होंने पहला राइजोपोडा, दूसरा स्पोरोजोआ, फिर प्लाज्मोडियम, फिर सीलिएटा, फिर एल्गी। आगे बढ़ते हैं। मगर जो क्लासिफिकेशन सर्वमान्य है वो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये आपको हमेशा याद रखना है, आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो है, जो किंगडम थे, जो जंतुओं का किंगडम था, उसको 5 भागों में विभाजित किया है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है कवक, पांचवा है एंगिलिया। आइए हम एक एक करके उनके लक्षण और उनके उदाहरण देख लेते हैं। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया जंतुओं को 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन दिया। पहला है प्रोकैरियोटिक्स। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब होते हैं कि जो बहुत प्रिमिटिव या प्राचीन जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इसमें अविकसित कोशिका होती है, केंद्रक नहीं होते हैं या अविकसित होते हैं। अब आते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब डेवलप्ड इनके सेल होते हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक विकसित होता है। इनका उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। अब आइए प्लांटी में पूरी तरीके से पादप जगत आते हैं। ये बहुकोषीय होते हैं, पौधे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बना लेते हैं। इनमें रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। वैक्यूल्स का जो काम होता है वो होमियोस्टेसिस का काम होता है या वाटर को रेगुलेट करते हैं बॉडी में। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। और ये सभी बहुकोषीय पौधे होते हैं वो प्लांटी में आते हैं। अगला आता है कवक या इसको इंग्लिश में फंजाई कहते हैं।
फंजाई में यूकैरियोटिक्स होते हैं फंजाई, क्लोरोप्लास्ट जिसमें अवेलेबल होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। और अब आता है एनिमेलिया। कवक का उदाहरण देख लीजिए, एगारिकस। एनिमेलिया की बात अगर करते हैं तो एनिमेलिया बहुकोषीय प्राणी होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, अपना भोजन में स्वयं नहीं बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं और सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और इसमें जंतु, मनुष्य, बंदर ये सभी आते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपको ये याद हो गया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, फंजाई को कवक कहते हैं। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है ईस्ट, दूसरा है स्लाइम मॉल्ड जिसका उदाहरण फाइसेरम है, फिर मशरूम है जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं, एगेरिकस, फिर लाइकेंस है, अस्मिया, परमेडिया, ये सब जो है लाइकेंस का उदाहरण है। लाइकेंस के बारे में आप एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि लाइकेंस वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। अगर जिस जगह पे वायु प्रदूषण पाया जाता है वहां पर लाइकेंस नहीं उगते हैं। अब आते हैं जंतुओं का वर्गीकरण कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस तरह का, हम केवल इंपॉर्टेंट चीजों का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि किस प्रकार जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जंतुओं का क्लासिफिकेशन 2 भागों में किया गया। एक इनवर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, दूसरी है वर्टिब्रेट्स मतलब ये कॉर्डेट्स होते हैं, और दूसरा ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स में को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटर, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थेस, पांचवा एस्कीहेल्मिन्थेस, छठा एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, नौवां इकाइनोडर्मेटा, गलत लिखा है, इकाइनोडर्मेटा, और 10वां हेमिकॉर्डेटा। इनसे प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, इनके उदाहरण पूछे जाएंगे, इनके बारे में हम एक-एक करके चर्चा करेंगे। आइए फिर अब हम किंगडम मोनेरा के बारे में देखते हैं। मोनेरा में को कितने भागों में बांटा गया है, फिर बाद में हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मोनेरा को पहला बैक्टीरिया है, फिर एक्टिनोमाइसीट्स है, साइनोबैक्टीरिया है जिसमें बीजीए वगैरह आते हैं, फिर आर्किया बैक्टीरिया है जो प्राचीन बैक्टीरिया है जो मीथेन के अधिकता में उगते हैं या ये साल्ट वाटर में उगते हैं। रचना के आधार पर अगर हम बैक्टीरिया का वर्गीकरण करें तो बैसिलस होते हैं जो छड़ाकार होते हैं, गोलाकार को कोकस कहते हैं, कॉमाकार को विब्रियो कहते हैं, और सर्पिलाकार को स्पाइरिलियम कहते हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा को देखते हैं कि किस किस भागों में बांटा गया है। फाइलम कॉर्डेटा को एक सुपर क्लास है जिसको ये सुपर क्लास है, 2 सुपर क्लास में बांटा गया है फाइलम कॉर्डेटा को। पहला है एक मत्स्य जिसको हम पाइसेस कहते हैं, दूसरा है टेट्रापोडा जिनके 4 पैर होते हैं। पाइसेस का हम अलग से अध्ययन करते हैं, टेट्रापोडा को हम एम्फीबियन। अगर हम एम्फीबियन का नाम लें तो हमेशा आपके दिमाग में मेढक आ जाना चाहिए, जिनके जो एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो पानी, जो जल और भूमि दोनों पे रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं। जल में उनके टैडपोल वगैरह जल में रहते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो भूमि में रहने लायक हो जाते हैं। फिर रेप्टाइल्स जिनको सरीसृप कहते हैं, और एबीज जिनको पक्षी वर्ग कहते हैं, कबूतर और जैसे, और रेप्टाइल्स में हमारे छिपकली हुए और सांप हुए, ये सब है। अगला है मैमेलिया जिसमें स्तनपायी होते हैं, जिसमें हम, चमगादड़, मनुष्य,
चमगादड़ इत्यादि आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके जितने भी इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स थे उनका अध्ययन करते हैं। उनके एक एक जो 10 हमने फाइलम देखे थे उनका अध्ययन करते हैं और उनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रोटोजोआ, ये एक कोशिकीय होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनके पास सूडोपोडिया प्रचलन के लिए होता है। सूडोपोडिया प्रचलन के लिए होता है। फ्लैजिला की उपस्थिति भी होती है। इनका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोमा है। यूग्लिना के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जंतु और पादप के बीच में कड़ी है। अमीबा के बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। पैरामीशियम का आप स्ट्रक्चर जानते होंगे। प्लाज्मोडियम से मलेरिया वगैरह का मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम वायरस, ट्रिप्नोसोमा से भी जो है डिसेंट्री की बीमारी होती है। ये भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आप इसमें आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं पोरीफेरा। पोरी का वर्ड है, पोरी वर्ड जो बनता है, पोरी मतलब पोरस। पोरस का मतलब होता है छिद्री और फेरा मतलब शरीर। तो इनके संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये बहुकोशीय जंतु हैं। ऊतकों का अभाव होता है इनके। द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही जंतु में ही दोनों लिंग होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल एक ही जंतु में पाए जाते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। अगर आप इनको बीच से काट दें या तोड़ दें तो ये दोबारा जो है वो अपना नया जंतु बना लेते हैं। तो ये रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। इनका उदाहरण है स्पॉन्जिला, वीनस फ्लावर बास्केट और यूकलिप्टा। यूकलिप्टा को ही वीनस फूलों की डलिया कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा भी बहुकोशिकीय होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है। केवल एक कोशिकीय की बात करें तो एक कोशिकीय केवल और केवल प्रोटोजोआ होते हैं, बाकी सभी जो है बहुकोशिकीय होते हैं। और ऊतक लेवल का संगठन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं। पहले अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में एक ही यूनिसेलुलर होता है। एक ही सेल के अंदर हम सभी प्रकार की गतिविधियां, पाचन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, जनन, प्रजनन सभी एक ही कोशिका में पाया जाता है। किंतु सिलेंट्रेटा से हम ऊतक लेवल का पाया जाता है कि प्रत्येक कार्य करने के लिए एक नया ऑर्गन सिस्टम होता है, एक नया अंग होता है। प्रजनन के लिए अलग अंग होगा और पाचन के लिए अलग अंग होगा। तो इस प्रकार से सिलेंट्रेटा से हम ऊतक लेवल का संगठन देखते हैं। और इसमें दंश कोशिकाएं या स्टिंग सेल्स पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्टिंग सेल्स कहां पाई जाती हैं? स्टिंग सेल्स पाई जाती हैं सिलेंट्रेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जांपल हाइड्रा और जेलीफिश है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें भी रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस परजीवी होते हैं। हम इनके बारे में जानते हैं, टीनिया सोडियम वगैरह इनसे बहुत बीमारी होती है। फैसियोला है, हेपेटिका है, इनका उदाहरण है। और इनके शरीर त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय का मतलब कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 लेयर्स में इनके बॉडी पाई जाती है। मतलब कि एंडोडर्म, सबसे अंदर की लेयर को एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म। ये आपको, और पूरी शरीर में क्यूटिकल का आवरण होता है, क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं, परजीवी जंतु होते हैं, हमारे पेट में, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो इनका शरीर हमारे गैस्ट्रिक जूस से गल न जाए, इसकी वजह से इनमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है कि ये हमारे जो है डाइजेस्टिव जूस से ही क्या हो जाए, डाइजेस्ट में हो जाए। इस वजह से इनमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और हमारे जो है शरीर से चिपकने के लिए इनमें चूसकान भी पाए जाते हैं। इनका उदाहरण फैसियोला और हेपेटिका है, आपको याद रखने की जरूरत है इसमें। अब हम बात करते हैं एनलीडा। एनलीडा का नाम लेते ही आपके दिमाग में केचुआ आ जाना चाहिए अर्थ पर। ये इनका शरीर बेलनाकार होता है। इनमें वास्तविक देह गुहा होती है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्सर्जन हेतु नेफ्रीडिया पाया जाता है। और ये उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों होते हैं। मतलब एक ही बॉडी में हो सकता है कि ये दूसरे एक ही बॉडी में या एक ही जंतु में दोनों सेक्स पाए जाए,
और फिर भी ये दूसरे के साथ सेक्स करें अपने प्रजनन के हेतु। रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कि इनमें जो रक्त है वह बंद नसों में बहते हैं। ठीक है, तो केचुआ और जोंक इनके उदाहरण हैं। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ग है। पूरे विश्व के 75% जो जानवर है, जो प्रचलित कीट है, वो आर्थ्रोपोडा से है। आर्थो इसमें संयुक्त उपांग पाया जाता है और बाह्य कंकाल इनका काइटिन का बना होता है। किंतु इनमें जो परिसंचरण तंत्र है एनिलिडा के विपरीत खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इनके जो परिसंचरण तंत्र है जिसमें ब्लड रहता है उसको हीमोसील कहा जाता है। इसमें लिखा नहीं है मगर आपको याद करने की जरूरत है, हीमोसील। श्वसन हेतु फुसफुस पाया जाता है, फुसफुस ये इंपॉर्टेंट है, श्वसन हेतु फुसफुस पाया जाता है। शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर गुहा। सिर, वक्ष और उदर गुहा। रुधिर गुहा को हीमोसील कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। जीवन चक्र में लार्वा उपस्थित होता है, इनका उदाहरण तिलचट्टा है, रेशम कीट जिसको बॉम्बैक्स मोराई कहते हैं, और मधुमक्खी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोलस्का। मोलस्का का जब भी उदाहरण ले तो हमें घोंघा दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक कवरिंग होती है इनके ऊपर, शरीर इनका कोमल होता है, श्लेष्मिक होता है, चिपचिपा होता है, और एक कैल्शियम कार्बोनेट का इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। घोंघा में सीपी है, और सीपी और घोंघा ये एक उदाहरण है, मगर आपको एक उदाहरण मैं बताता हूं जिसको हम कहते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इसका एक उदाहरण मैंने नहीं बताया क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है, कल आता है। और इनके जो वर्णक है या वो हीमोसाइनिक वर्णक है। इनका जो जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, हमारा जो ब्लड में कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है किस प्रकार का होता है, रेड होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसी वजह से इनमें हीमोसाइनिक वर्णक पाया जाता है। और जो इनमें श्वसन के लिए या रिस्पायरेशन के लिए क्या है, इनमें गिल्स पाए जाते हैं। अब आता है एक है वो है कंटकीय या इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो इसमें स्टारफिश हमको याद रखना चाहिए, इनकी त्वचा जो है काटोस वाली होती है और इसमें ट्यूब फीड पाया जाता है। ट्यूब फीड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्टारफिश को बनाएं तो ये ट्यूब फीड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूछें नल पाद या ट्यूब फीड किसमें पाए जाते हैं तो ये स्टारफिश में। अब आते हैं लास्ट हेलिकॉप्टर। ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं और एक लिंगी होते हैं और जीव वर्तन इनका उदाहरण है।